हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक मैंने सेलेक्ट करा है वो है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेन। ये आपका जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी में आता है। और ये एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेन पढ़ लेने के बाद आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आपका मेन स्ट्रीम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप मैकेनिज्म करोगे तो ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेन किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किसने डेफिनेशन दिया आज तक, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेन के बारे में सबसे पहला जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिड के बारे में डेफिनेशन दिया था वो है आर्रेनियस, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ आर्रेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, concept of acid and bases. So according to Arrhenius theory, if any substance in aqueous solution gives H plus ion, then that substance is acid. ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वास सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो हम उसको एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl, ठीक है। HCl अगर आप एक्वास सॉल्यूशन पे लेते हो तो ये H प्लस आयन रिलीज करता है, ठीक है, एंड दैट विल रेडिली कंबाइन विद वाटर टू गिव द हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट HCl से अब ये H3O प्लस आयन लिख सकते हो, प्लस होगा Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस Cl माइनस, तो ये H प्लस जो है अकेला नहीं रहता, कभी भी वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, ठीक है। तो इन एक्वास सॉल्यूशन अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, मतलब H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, वो वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम बोलेंगे आर्रेनियस एसिड, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये भी एक्वास सॉल्यूशन में क्या करेगा, एक्वास सॉल्यूशन में सबसे पहले एक ही H प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है, और प्लस HSO4 माइनस, ये भी एक्वास, ठीक है, एक्वास, और ये भी एक्वास। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये सब्सटेंस जो इन्होंने H प्लस आयन रिलीज करा है इसलिए ये आपका एसिड है। तो अभी बेस के बारे में देखिए, आर्रेनियस बेस क्या होता है। इफ एनी सब्सटेंस रिलीजेस OH माइनस आयन इन एक्वास solution, then that substance is base, then that substance is Arrhenius base, ठीक है। स्पेशली उसका नाम लगा देंगे हम Arrhenius base, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप एक्वास फेस पे ले रहे हो तो ये सोडियम प्लस एक्वास प्लस OH माइनस एक्वास, ठीक है। तो ये अगर OH माइनस अगर आपको मिल रहा है इन द एक्वास सॉल्यूशन, देन दैट सब्सटेंस मस्ट बी आर्रेनियस बेस, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड थ्योरी पे। तो समझ में आ गया। और भी एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, और भी एग्जांपल आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है ना, दे आर वेरी गुड बेस, आर्रेनियस बेस। अभी सेकंड थ्योरी पे आते हैं। सेकंड थ्योरी है ब्रोंस्टेड BRONSTED, ओके, ब्रोंस्टेड लोरी LOWRY लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है आर्रेनियस से। तो यहाँ पे देखते हैं, एनी सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन जो है एसिड का, इफ एनी सब्सटेंस ओके रिलीजेस H प्लस आयन in aqueous solution, then that substance is Bronsted-Lowry acid। तो एसिड का डेफिनेशन जो है वो आर्रेनियस के साथ सेम है, लेकिन बेस का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, ओके। तो इफ एनी सब्सटेंस ओके एक्सेप्ट H plus ion in aqueous solution, then that substance is
ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो हमने अरेनियस में बताया था कोई भी सब्सटेंस अगर OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में तो हम उसको अरेनियस बेस बोलेंगे। लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले डेफिनेशन में बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सब्सटेंस H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा H+ आयन को तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NH3, ठीक है, NH3 जो है ये तो आपका एमोनिया, इसमें आपका लोन पेयर होता है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, एक्वा सॉल्यूशन में वाटर से H+ आयन को वो एक्सेप्ट करेगा, तो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा तो ये एमोनियम आयन बन गया, प्लस OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एमोनिया जो है इसको हम बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ये अरेनियस बेस नहीं है। ठीक है, क्यों ये अरेनियस बेस नहीं है, क्योंकि ये OH माइनस आयन रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है क्योंकि ये एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो हम उसको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। अभी क्वेश्चन है ये कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। हमें पता है कि वाटर में H+ आयन और OH माइनस आयन हमेशा रहता है। एट रूम टेम्परेचर में भी कम से कम 10⁻⁷ मोलर H+ आयन एंड 10⁻⁷ मोलर OH का कंसंट्रेशन रहता है। तो एमोनिया जो है, एमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनर की तरह काम करेगा, मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ पे जो आपका H+ आयन होता है एक्वा सॉल्यूशन में वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है इट विल बी डोनेटेड टू द H+ आयन एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से क्या कर रहा है, एमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, करके आपका एमोनियम आयन फॉर्म कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये H+ है, H+ को ये लॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, मतलब डोनेट कर रहे हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कोवैलेंट बॉन्ड बट डोनेटेड बाय ओनली वन ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए एमोनिया को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस तो बोलेंगे, लेकिन इसको हम अरेनियस बेस नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो ये अरेनियस एसिड भी है, ठीक है, साथ में ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड भी है, दोनों ही है। ठीक है, क्योंकि H+ आयन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है एक्वा सॉल्यूशन में, तो डेफिनेशन तो सेम है ब्रॉन्स्टेड लोरी में भी और अरेनियस में भी, एसिड का डेफिनेशन, लेकिन बेस का डेफिनेशन अलग अलग है, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड थ्योरी पे। तो थर्ड थ्योरी है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी सब मिनरल एसिड जो है, इनऑर्गेनिक एसिड या फिर इनऑर्गेनिक बेस का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन हम ऑर्गेनिक भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करा हमने, तो ऑर्गेनिक जो एसिड्स है, ऑर्गेनिक बेस है, उसका एग्जाम्पल्स लेके भी हम करेंगे आगे। तो अभी डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छी तरह से। लुईस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, या फिर आप इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। इसको मॉडर्न या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वाले डेफिनेशन में, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। मतलब कोई भी सब्सटेंस, अब डेफिनेशन देखो ध्यान से, इफ एनी सब्सटेंस एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड लुईस एसिड, उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूं। तो इफ एनी सब्सटेंस ओके डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, देन that substance is called लुईस बेस, उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। ठीक है, तो कोई डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो उसको हम लुईस बेस बोलेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल टाइम्स। ठीक है, तो BH3 आर लुईस एसिड, ओके, आर लुईस एसिड। और भी है जैसे कि एल्यूमिनियम AlCl3। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ कैसे। तो जैसे कि मैंने BF3 लिखा है, इसका स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले, BF3। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लानर है, ट्रायंगुलर प्लानर, ओके, ये स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिडेशन हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये BF3 इस तरह से होता है। ठीक है, इनका बॉन्ड एंगल कितना है आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आउटरमोस्ट सेल में देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट
मॉलिक्यूल है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। तो अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल होगा तो इस तरह के हम मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे लेविस एसिड, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, बाई चांस एक F माइनस आपने इसको दे दिया, तो देने पर क्या होगा, ये F माइनस इसको आराम से डोनेट कर सकता है। क्यों, इसके पास अब एक्सेप्ट करने का कारण है ना, ऑक्टेट होने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आराम से वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एक 1 लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने पर इसका जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बाकी का 3 जो है वो ऑलरेडी इस तरह से होगा। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर क्या था, स्क्वायर, ये ट्राइंगुलर प्लेनर था, अभी ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और साथ में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, 4 बॉन्ड होने से sp3 होता है, 3 बॉन्ड होने से sp2 होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये एक लेविस एसिड का एग्जांपल है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, किससे, फ्लोराइड से एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो फ्लोराइड से एक्सेप्ट करके ये आपका टेट्राहेड्रल sp3 Bf4 माइनस मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं Bf4 माइनस, या फिर आप इसको Bf4 ब्रैकेट के बाहर माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो और एग्जांपल क्या था, BH3। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो BH3 इसका नाम है बोरेन। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन भी आपका sp2 होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर है इसका स्ट्रक्चर। ओके, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये B, ये H, ये H, ये H। ठीक है, sp2। ठीक, तो इसको अगर हम एक हाइड्राइड आयन अगर दे देंगे तो क्या होगा, ओबियसली इसको डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो BH3 ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करा, किससे, हाइड्राइड से, तो ये एक लेविस एसिड है। ठीक है, और एग्जांपल है जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी क्या है, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन है, तो इसका आउटोमोस्ट सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटोमोस्ट सेल में है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट आप देखोगे तो वो क्या बन जाएगा, लेविस एसिड। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने से भी सेंट्रल हम उसको लेविस एसिड बोलते हैं। तो अभी फिलहाल इतना ठीक है, अभी एक ही एग्जांपल, एक ही तरह के डेफिनेशन का अब याद रखो लेविस एसिड का, कि जहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो सबसे अच्छा लेविस एसिड होता है। ठीक है, तो लेविस बेस के बारे में देखते हैं। लेविस बेस, जैसे कि लेविस बेस का एग्जाम्पल है एमोनिया। हमें याद है जो एमोनिया है वो ब्रोंसेड क्लोराइड बेस भी है। ठीक है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना देने के लिए, तो इसको हम लेविस बेस भी बोल सकते हैं। तो एमोनिया अगर मैं BF3 के साथ रिएक्शन करा दूं, ये क्या है, लेविस एसिड, ये क्या है, लेविस बेस। क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनर की तरह एक्ट कर सकता है ना, और इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है BF3 के पास, तो ये एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर सकता है ना। तो ये दोनों के बीच में अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो बनाने पर ये इस तरह से 3 फ्लोरीन इस तरह से हो गया, और नाइट्रोजन ने इसको डोनेट करा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और 3 हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ NH3, इट इज एन sp3, राइट। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ BF3, इट इज एन sp2। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, वो sp3 था, sp3 ही रहेगा, और बोरॉन का हाइब्रिडेशन बन जाएगा sp3, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, पहले कितना था, 3 बॉन्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन चेंजेस हो रहा है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंट्रेंस में ये पूछ चुका है पहले। ठीक है, रिपीट हो सकता है, ये कोई रिपीट भी हो चुका है पहले। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत सारा। ठीक है, तो अभी देखो हमने एसिड क्या है, बेस क्या है, ये तो हमने मिनरल एसिड में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट स्केल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही पढ़ने वाले हैं हम डिटेल्स में। तो स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ पहले पढ़ लेंगे, फिर बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे हम इसको आगे। तो इसका 2 स्केल होता है, सबसे पहला तो आपका Ka वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होता है pKa वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों चीज से ही हम एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, Ka का वैल्यू देके हम आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है। तो Ka क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ठीक है, ये हमें समझना जरूरी है। तो सपोज कोई भी एसिड मैंने ले लिया, सपोज ये एक एसिड है। ठीक है, ये प्रोटॉन हो गया या एनायन हो गया, तो ये एसिड जो है ये क्या कर सकता है, H+ आयन रिलीज कर सकता है ना, इसने एक H+ आयन रिलीज करा, और A- ये क्या बना, एनायन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये इक्विलिब्रियम
ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं इसमें। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय के। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपके पास है H प्लस आयन और A माइनस आयन, और नीचे क्या होगा, रिएक्टेंट क्या है आपके पास H, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये K हो गया, तो ये H अगर इस तरफ आ जाएगा ना तो हम इसको, ये दोनों का इस जो मल्टीप्लिकेशन उसको हम K बोलेंगे इक्वल टू H प्लस A माइनस। तो ध्यान से देखो K का जो एक्सप्रेशन आया है, K इक्वल टू क्या हो रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय द A माइनस कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा K का वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही उस सॉल्यूशन का K का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो जितना ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा उस सब्सटेंस का Ka का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो मोर इज़ द वैल्यू ऑफ Ka, ओके, मोर इज़ द वैल्यू ऑफ Ka, मोर इज़ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अच्छी तरह से मैं लिख देता हूँ, फिर Pk के वैल्यू के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हम क्या बता सकते हैं कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of H plus, right? तो more is the value of Ka, more is the acidic strength, okay? More is the acidic strength। तो ये अच्छी तरह से आप इसको याद रखना, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा H प्लस का कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उस सब्सटेंस का उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यही है फंडा, आपको याद रखना, मोर इज द Ka वैल्यू, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब दूसरा स्केल पे आता है, सेकेंड स्केल पे आते हैं। सेकेंड स्केल था आपका pKa वैल्यू, pKa वैल्यू, ठीक है। अभी pKa का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, देखो कभी ना कभी आप लोग को मिला ही होगा पहले, P का मतलब होता है माइनस लॉग, माइनस लोगरिथम, ठीक है। तो pKa का मतलब हो गया माइनस लोगरिथम ऑफ Ka वैल्यू, ठीक है। तो माइनस आ गया ना आगे, तो माइनस आ गया, तो ये K का वैल्यू अभी देखना ध्यान से, यहाँ पे इसमें क्या होता है, pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, है ना, pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा Ka का वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि ये तो माइनस लॉग है, राइट। तो Ka का वैल्यू जितना कम हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा Ka का वैल्यू उतना कम होता है। तो Ka का वैल्यू उतना जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना कम होगा, राइट। तो या फिर फाइनली हम ऐसे बोलेंगे डायरेक्ट pKa के साथ कि pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, और pKa का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो अभी हम कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मिनरल एसिड्स का, ठीक है। मिनरल एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड में जैसे कि पर एसिड हो गया HSBF6, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सुपर एसिड, पर एसिड नहीं सॉरी सुपर एसिड बोलते हैं हम इसको। तो सुपर एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है मिनरल एसिड में, ठीक है। या फिर इनऑर्गेनिक एसिड आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, Sb का मतलब होता है एंटीमोनी, है ना, सबको पता है। तो ये वाला इसको हम बोलते हैं सुपर एसिड। सुपर एसिड का pKa का वैल्यू है -12। तो pKa वैल्यू जो नेगेटिव हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे देखना, नंबर 2 पे है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसका जो वैल्यू है वो -10, ठीक है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो गया, हमें पता है कि pKa का वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो H2SO4 से HSBF6 मतलब सुपर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से सुपर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। जितना नेगेटिव pKa वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे है HI, ये क्या है, हाइड्रोआइडिक एसिड। तो इसका pKa का वैल्यू है -9। नंबर 4 पे HBr, तो HBr का है आपका -7, ओके। और 5 नंबर पे HCl, HCl का वैल्यू है -6। 6 नंबर पे PHSO3H, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। इसमें आपका फिनाइल ग्रुप आ गया ना, कार्बन आ गया, तो ये ऑर्गेनिक एसिड। तो ये सारा आपका मिनरल एसिड था 5 नंबर तक, ठीक है। यहाँ से ऑर्गेनिक एसिड स्टार्ट होता है, और ये है सल्फोनिक एसिड, है बेंजोसल्फोनिक एसिड। तो ये सल्फोनिक एसिड का मतलब एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, एलिफेटिक नहीं है। एरोमेटिक पता समझ में आता है ना, फिनाइल ग्रुप है इसमें, है ना, तो इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। तो इसका जो वैल्यू है -6.5, ठीक है। तो -6.5, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखते हैं।
तो इसके बाद आपका देखो यहाँ पे, इसके बाद है आपका H3O+, ठीक है। H2+ का है -1.88, हाँ -1.8। नेक्स्ट 8 नंबर पे है मिथानोइक एसिड, ठीक है, मिथानोइक एसिड। तो मिथानोइक एसिड का वैल्यू है आपका 3.7। देखो मिथानोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, तो इसको हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड PHCOOH, ठीक है, इसका जो pK वैल्यू है वो है 4.2, वो है आपका 4.2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे इथानोइक एसिड, या फिर अब इसको एसिडिक एसिड बोल सकते हो, इसका है 4.7, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जितना नीचे जा रहा हूँ उतना उसका एसिड स्ट्रेंथ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। तो 11 नंबर पे देखो, 11 नंबर पे कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड मतलब क्या होता है एक्चुअली, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये याद रखना है। और इसका जो वैल्यू है वो है 6.4, ठीक है। इसके बाद आते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे है आपका फिनॉल, एरोमेटिक फिनॉल, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ है। इसका जो pH वैल्यू है, या फिर HCN भी ले लो, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है, HCN। तो इसका जो pK का वैल्यू है वो है 10, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी पॉजिटिव स्टार्ट हो गया है। 13 नंबर पे देखना, 13 नंबर पे है, ये हो गया आपका एनिलीन पे मैंने एक H+ लगा दिया, ठीक है। तो ये भी H+ आयन दे सकता है, या भी एसिडिक नेचर। एनिलीन क्या होता है, बेस होता है, जब वो H+ आयन ले लिया तो NH3+ हो गया, तो अभी ये एसिड H+ को रिलीज कर सकता है, तो अभी एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो pKa का वैल्यू है वो है 10.7, ठीक है, वीकर एसिड है, देन फिनॉल, या फिर HCN से वीकर एसिड है, ठीक है। 14 नंबर पे देखते हैं। 14 नंबर पे है आपका मिथानॉल, ठीक है, 14 नंबर पे है मिथानॉल। तो मिथानॉल का जो वैल्यू है वो है 15.5, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वाटर। वाटर का वैल्यू है आपका 15.7, ठीक है। सो वाटर के बाद अभी आते हैं हम अल्कोहल में, CH3 CH2OH, ठीक है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, इसका वैल्यू है 16। नेक्स्ट 17 नंबर पे मैं लेता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CH, इसमें CH3, इसमें OH, ठीक है, इसका वैल्यू है 17। नेक्स्ट आते हैं टर्शियरी अल्कोहल में। टर्शियरी अल्कोहल होगा CH3 COH, इसमें CH3 और इसमें भी CH3, इसका वैल्यू है 18, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है देन टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद आते हैं 19 पे, ये हो गया इथाइन, ठीक है, एसिटाइलिन। तो इसका वैल्यू है 25, ठीक है, इथाइन। इसके बाद 20 में देखते हैं। 20 में है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका वैल्यू है आपका 33। नेक्स्ट 21 पे देखते हैं इथेन, ठीक है, तो इथेन का वैल्यू है आपका 50, तो सबसे कम एसिडिक। तो इस तीनों में अगर कंपेयर करें, ये आपका sp हाइब्रिडाइज है कार्बन, तो कार्बन का sp हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन का है sp2 हाइब्रिडाइज, और इस वाले कार्बन का है sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp में इसमें s का कैरेक्टर 50% है, इसमें s का कैरेक्टर 33% है, इसमें s का कैरेक्टर 25% है। तो s का कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है हाइब्रिडाइजेशन उतना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होता है, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द पुलिंग, है ना। ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड करा है यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को ये कार्बन जो है ना ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इसमें जो एस कैरेक्टर कितना है आपका 50% है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब कंपेरिजन टू दिस CH2, है ना। हम कंपेयर करें, इस तीनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो तीनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला कार्बन जो है sp वाला जो कार्बन है ये क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा, तो एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा कंपेरिजन टू इथेन एंड इथेन, ठीक है। और इसमें sp2 है, तो sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है देन sp3, तो ये भी ज़्यादा एसिडिक हुआ देन दिस वन, ठीक है। लेकिन ये तीनों एक्चुअली क्या है, बाकी सबों से कम एसिडिक है, ये बात आपको याद रखना है। तो अगर हम पहले से देखेंगे, ठीक है, तो इसमें एक ध्यान से देखो, हाँ, सीरीज कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है ना, मिनरल एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फिर आता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। इसके बाद 6 के बाद ना एक्चुअली यहाँ पे आपका एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड भी आप देख लो, RSO3H। तो एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड जो होता है वो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड से बाद आता है, उसके बाद आता है, मतलब वो जो आपका एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड होगा वो थोड़ा सा कम एसिडिक होगा कंपैरिजन टू एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था,
चलो कोई बात नहीं, इसके बाद आप इसको लिख लेना। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बाद एरोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड के बाद एलिफेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद होगा आपका H+ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, थोड़ा सा वीकर एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के बाद। तो सबसे पहले मिनरल एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, एरोमेटिक, फिर आपका एलिफेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपका हाइड्रोनियम आयन, इसके बाद है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, ये सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हाइड्रोनियम आयन के बाद स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन होते हैं, वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन जो मिथानिक एसिड है वो एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। ये बात आपको एक दो चीज़ याद रखना, ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो इस लिस्ट में आपको याद रखना है कि जनरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये तो एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक में समझ में आ रहा है, एक ही कार्बन है इसमें, रिंग नहीं है, और इसमें फिनाइल ग्रुप है ना, एरोमेटिक है ये। तो एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये वाला हो गया आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये तो मिथानिक एसिड एक्सेप्शनली वो ज़्यादा हो जाता है किससे, बेंजोइक एसिड से, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, बस एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं कि बेंजोइक एसिड आ गया, बेंजोइक एसिड के बाद आपका इथानोइक एसिड थोड़ा सा कम एसिडिक है, इसके बाद कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड के बाद अभी देखो ये है अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया, ये भी अल्कोहल है ना। तो ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है। तो एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है वो वाटर से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है, वाटर से क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। फिर बीच में आपका ये जो फिनॉल है ये HCN के साथ ही आप याद रख लेना, ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड बीच में एक एक्सेप्शन की तरह है, ये मिनरल एसिड नहीं है, इसमें कार्बन है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं आपका ये एनिलीन वाला है ना, ये थोड़ा सा कम एसिडिक है फिनॉल से, लेकिन वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। इसके बाद देखना ये वाटर है, ठीक है, वाटर के बाद आपको दिखाई दे रहा है अल्कोहल, है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो वाटर से अल्कोहल जो कम एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पे मिथानॉल आ गया है ना। तो मिथानॉल क्या होता है, एक्सेप्शनली वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे भी एक स्टडी मार्क लगा दो आप, ठीक है। तो दो ही एक्सेप्शन है पूरा लिस्ट में, एक है मिथानोइक एसिड जो है वो बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, और मिथानॉल जो है, मिथानॉल वाटर से भी क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। बस ये दो एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ये दोनों को ही लेके आपको ट्रेंड्स पूछेंगे, ठीक है, पीरियडिसिटी पूछेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आप अरेंज करो। तो उसमें ये मिथानॉल वाला या फिर वाटर, ये मिथानिक एसिड जो है ये आपको देंगे वाटर के साथ, ठीक है, मिक्स करके देंगे। तो आगे करेंगे हम ऐसा एग्जाम्पल, डोंट वरी। तो मिथानॉल जो है ये आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो प्राइमरी अल्कोहल है तो वाटर के बाद ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मिथानॉल ओनली मिथानॉल, ठीक है। इथानॉल भी आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है ना। प्रोपानॉल भी क्या होगा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर हम लीनियर वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइमरी में जो मिथानॉल है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है देन वाटर, ठीक है। इसके बाद आपका ये प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, कम एसिडिक होता है, ठीक है, कंपेरिजन टू सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो रीज़न क्या है, देखो रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे अगर ये H+ अगर निकाल देंगे तो H+ निकालने के बाद क्या फॉर्म करेगा, एक एनायन फॉर्म करेगा। तो एक एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना, वो उस एसिड का एसिड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन ऑफ द एसिड, मोर इज़ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इससे जो प्राइमरी अल्कोहल से आपका एनायन बनेगा वो ये है, और सेकेंडरी अल्कोहल से जो आपका एनायन बनेगा वो क्या है, वो ये है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एनायन हो गया, और टर्शियरी वाले में जब सबसे पहले एनायन ड्रॉ कर लेता है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि रीज़न क्या है, ठीक है। देखो ये टर्शियरी अल्कोहल का एनायन है। तो अभी ये तीनों एनायन पे ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है ना। और जो इथाइल ग्रुप है ये क्या, ये तो प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप बोलते हैं हम इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। तो ये तो बेचारा पहले से क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, उसको आप और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, रिपल्सन की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, जिस कार्बन में ये O- लगा हुआ है, ये कार्बन फिर दो कार्बन के साथ बाउंडेड है ना। तो दो कार्बन के साथ बाउंडेड का मतलब ये है कि ये भी दे रहा प्लस है, ये भी दे रहा प्लस है। तो एज ए रिजल्ट ये कार्बन भी इसको बहुत ज़्यादा देगा, इससे भी ज़्यादा देंगे, इससे भी ये वाला जो ग्रुप है R ग्रुप, ये ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन जो है वो और भी ज़्यादा अनस्टेबल का कंपेयर टू ये वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं इसमें ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, तो ये कितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस ऑक्साइड को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, इसलिए ये जो एनायन है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो मैं बोल रहा था आपको जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एक एनायन उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस वाले एनायन का स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसका जो एसिड होगा वो क्या होगा, इस तीनों में से अगर कंपेयर करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। इसका जो एसिड होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा इस तीनों में अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो एनायन है टर्सरी अल्कोहल का जो एनायन है वो सबसे कम स्टेबल है ड्यू टू प्लस आई ग्रुप, 3 प्लस आई ग्रुप, 3 प्लस आई ग्रुप है। इसमें कितना था, सिर्फ 2 ही प्लस आई ग्रुप था। इसमें कितना था, इसमें 1 ही प्लस आई ग्रुप था। तो मोर इज द प्लस आई ग्रुप, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, तो मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंस। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया तो ये ऑक्साइड तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, ठीक है, इसकी वजह से है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अल्कोहल के बाद देखेंगे जो आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एल्काइन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। मैंने रीज़न आपको ऑलरेडी बताया क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, उसके बाद sp2, उसके बाद है आपका sp3, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना, लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। ज़्यादा में एग्जाम्पल हम करेंगे अभी, लगभग 50 एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। तो अभी हमने जितना भी पढ़ाई किया है सबको एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो होगा कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ओके, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बट एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, बट एक्सेप्शन इज मिथानिक एसिड जो है वो इज इवन स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, बस इस बात को याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, लेकिन मिथानिक एसिड तो ये एलिफेटिक एसिड है, वो क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो ये पहला आपका नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे है जो एलिफेटिक अल्कोहल होगा, एलिफेटिक अल्कोहल आर वीकर एसिड, देन वाटर, ओके, आर वीकर एसिड देन वाटर। बट एक्सेप्शन इज, इसमें एक एक्सेप्शन भी है ना, बट एक्सेप्शन इज मिथानॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, ठीक है। इस बात को अब याद रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे हम ये लिख सकते हैं कि जो मिनरल एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसके बाद 4 नंबर पे हम ये लिख सकते हैं जो एरोमेटिक अल्कोहल है इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन water, okay, and aliphatic alcohol is weaker acid than water, okay। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, but exception is methanol is stronger acid than water, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें 2 ही एक्सेप्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक मिथानॉल है, एक मिथानिक एसिड है, ठीक है। बाकी सब आपका ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 5 नंबर पे देखते हैं। 5 नंबर पे जो एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, मतलब कार्बोनिक एसिड से अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन इट गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। मतलब एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, ओके, गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो बाइकार्बोनेट टेस्ट का मतलब ये है, सपोज एक एसिड मैंने ले लिया, एसिड लेके इसको मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है, मिक्स कर दिया, ठीक है, रिएक्शन करवा दिया। करने पर क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है तो हम बोलेंगे हाँ ये बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है, ये एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है तो इससे आप कंक्लूजन ये देना कि जो एसिड है वो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। एसिड
यहाँ पे जो मैंने ये एसिड लिखा है इसको ए कंसिडर कर लेते हैं। एसिड ए इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, एसिड नहीं है। तो आपको इसी तरह से याद रखना, कोई भी एसिड अगर कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा तो वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, इफरवेंसेस फॉर्म करेगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो अभी एसिड अगर कोई वो जो एसिड है ए, ये अगर आपको कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होना है तो आपका pKa का वैल्यू क्या होना चाहिए। आपको पता है कि कार्बोनिक एसिड का जो pKa का वैल्यू है वो होता है 6.4, ठीक है, वो होता है आपका 6.4। तो अभी जो ये एसिड है, ये एसिड का pKa वैल्यू क्या होना चाहिए, 6.4 से कम होना चाहिए, तभी जाके उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी एसिड ले लीजिए आप, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड अगर मैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट में देता हूँ तो आपको पता लगना चाहिए कि ये इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। बेंजोइक एसिड का जो pKa का वैल्यू है वो 4.2 होता है और कार्बोनिक एसिड का जो pKa का वैल्यू वो 6.4 होता है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बस pKa का वैल्यू यूजेस करना है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक एसिड मैंने ले लिया, एसिडिक एसिड लेके सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा क्या, करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपका एसिडिक एसिड है इसका जो pKa वैल्यू वो कितना होता है 4.7, ठीक है, और जो कार्बनिक एसिड है उसका 6.4 होता है, राइट। तो दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फिनॉल, ठीक है। फिनॉल अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, तो क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने वाला है, देखते हैं। फिनॉल का जो pKa वैल्यू है वो 10 होता है, तो 10 हो गया तो ये लेस देन 6.4 हो गया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देने वाला है, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, फिनॉल डज नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी एसिड में भी आप देख लेना, ठीक है। तो अगर pKa वैल्यू आपके पास है या फिर आपने याद रखा है तो उससे आप पता लगा सकोगे, ठीक है। इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, सपोज हमें पता है कि फिनॉल का तो pKa वैल्यू क्या होता है 10 होता है, लेकिन इसमें अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं NO2, ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन में मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब लोगों को पता होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, -m इफेक्ट है, -I इफेक्ट भी है, ठीक है। तो ये खींचेगा तो क्या होगा, खींचने पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग पे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब रिंग को क्या कर रहा है, ये डीएक्टिवेटेड। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं और उसको करते हैं डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है। तो अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है तो ये एज अ रिजल्ट इस ऑक्सीजन से ये रिंग क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो खींचेगा तो ये ऑक्सीजन का आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट OH बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा, OH बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन निकल के आएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिनॉल का जो एसिडिटी था उससे इसमें अभी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका जो pKa का वैल्यू है ना वो 0.74 के आसपास है, 0.75 के आसपास है। pKa का वैल्यू 0.75 के आसपास है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं, ठीक है, ऑर्थोपेरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ऑर्थोपेरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ओके, या फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आप बोल सकते हो इसका नाम, IUPAC नेम, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड जो है अगर वो हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, क्योंकि इसका जो pKa वैल्यू है 0.75 है, वो 6.4 से बहुत ही कम है ना। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया कार्बोनिक एसिड से, इसलिए ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देने वाला है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। इसमें और भी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा देखें। जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन reaction with
सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे कि पहले नंबर पे है HCl, ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका H2SO4, तीसरे नंबर पे है HI, फोर्थ नंबर पे है सल्फोनिक एसिड, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 5 नंबर पे है बेंजोइक एसिड, ठीक है, 6 नंबर पे है फिनॉल, 7 नंबर पे है एसिडिक एसिड, ठीक है। एक एक करके चेक करेंगे, पहले ले लेता हूँ सारा क्वेश्चन में जो भी है। तो CH3SO3 ये सल्फोनिक एसिड है लेकिन एलिफेटिक वाला है ना। तो फिर 9 नंबर पे देखते हैं मिथानॉल CH3OH, ठीक है। 10 नंबर पे है अल्कोहल लेते हैं CH3CH2 प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। 11 नंबर पे लेते हैं ये वाला कंपाउंड, इसमें OH लगाओ, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें से कितना कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देने वाला है, ठीक है। तो HCl जो है HCl स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ना, ये मिनरल एसिड है, तो सोडियम कार्बोनेट से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो ये देने वाला है, ये भी टेस्ट देगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड, ये भी मिनरल एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड भी देगा, बेंजिक एसिड भी देने वाला है, ठीक है। फिनॉल नहीं देगा, ठीक है, ये नहीं देगा, ठीक है। और इथानोइक एसिड भी देने वाला है, ये भी टेस्ट देंगे। इसका pKa वैल्यू 6.4 से कम होता है, ठीक है। एसिडिक एसिड का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो 4.7 होता है ना। फिर ये भी देगा, सल्फोनिक एसिड है ना, ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है देन कार्बोनिक एसिड। और जो मिथानॉल है, मिथानॉल आपका नहीं देगा क्योंकि मिथानॉल का जो वैल्यू है 15.5 होता है, ठीक है, तो बहुत ही कम है, मतलब pKa वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होने से वो लेस एसिडिक हो जाएगा, है ना। फिर ये प्राइमरी अल्कोहल, ये तो होगा ही नहीं, है ना। फिर ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी नहीं होगा, तो कितना आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अमॉन्ग 11 कंपाउंड्स ओनली 7 कंपाउंड विल गिव द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार JEE में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, इसमें आपने सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, इसके साथ और एक रिएक्शन दिया था, सल्फोनिक एसिड भी दिया था, ठीक है, बोला था इसमें भी आपने सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, ठीक है। तो इस दोनों में कौन सा गैसेस रिलीज होने वाला है, ठीक है, द गैस लिबरेटेड इन बोथ द रिएक्शंस। पहला ऑप्शन दिया था कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली, बी पे दिया था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सी पे दिया था आपका हाइड्रोजन वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन एंड वाटर, और डी पे दिया था कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का pKa वैल्यू क्या होता है 4.2 होता है, वो तो 6.4 से कम है, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने वाला है, रिलीज करने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट, राइट। फिर ये आपका सल्फोनिक एसिड है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। और इसका pKa वैल्यू कितना -6.5 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है आपका pKa, बहुत ज़्यादा कम है pKa वैल्यू, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, तो आपका ऑप्शन डी आंसर है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मैंने टेबल को यूज़ करके, ठीक है, टेबल जो मैंने आपको दिया था पहले, वो टेबल को यूज़ करके किस तरह से मैंने एसिडिटी का रेंज जो मतलब ऑर्डर है मैंने उसको डिटरमाइन किया, एक्सप्लेन किया, राइट, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। इसके बाद और भी फैक्टर है, जैसे कि आपका जो एसिड है वो अगर H+ एक आयन रिलीज कर देगा तो उसमें एनाइन बनेगा, तो एनाइन का स्टेबिलिटी के ऊपर भी हम एसिडिक स्ट्रेन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तो हम वो सेकेंड वीडियो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पूरा वीडियो देखना अच्छी तरह से, ठीक है, कंप्लीटली। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग कॉमेंट पे जरूर लिखना इसको, और कंटिन्यूसली अभी वीडियो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो आप लोग विजिट करना, ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई टॉपिक आपका डिमांड में है तो आप जरूर बोलना इसको, ठीक है। टेक केयर।